नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। मित्र, आज हम एक महा मैराथन क्लास लगाने के लिए जा रहे हैं। मित्र, ऐसे प्रश्न जो अनेकों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने के लिए जा रही है। उम्मीद है ये क्लास आपको निश्चित ही पसंद आएगी। अगर आप इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं, जो थंबनेल पे लिखा हुआ है ना मेरे भाई, तो बात श्योर हो जाएगी मेरे भाई। मुझे विश्वास है कि आप बेहतर तरीके से इस क्लास को देखेंगे और 500 क्वेश्चनों में से, जिसमें 500 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के होंगे, कुछ क्वेश्चन कुछ हिस्ट्री के, कुछ पॉलिटी के, कुछ इकोनॉमिक्स के, कुछ जनरल साइंस के, कुछ करंट अफेयर के, यूपी जीके के, मैंने ये विशाल भंडार 500 क्वेश्चन का आपके लिए तैयार किया है। मेरा वादा है कि इस सेशन को आप देख लेते हैं पूरा, तो मेरे भाई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इस भाई का वादा है। एक बार विश्वास करके देखिए। और मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, सेशन थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि मैराथन क्लास है। कम से कम 4 घंटे तो आपके लगेंगे मेरे भाई, ठीक है। ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन गुजारिश मेरी ये है मेरे भाई, अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जानकारी को शेयर कर दीजिए मेरे भाई अपने दोस्तों के साथ। इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ इस छोटे से मंच से। मेरे भाई, आप इस छोटे से मंच को कहाँ पर लेके जाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, पहला क्वेश्चन बताइए। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है मेरे भाई, बताएं। ऑप्शन आपके सामने है। भारत का मुख्य भूभाग पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या ये बात सही है? बी ऑप्शन है मेरे दोस्त, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य बीच स्थित है। तीसरा ऑप्शन है, भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगला है मित्र, भारत का मानक मध्यमान रेखा 90 डिग्री 90.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसमें कौन सा पूछा गया है? भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य मतलब कथन सही है, ये पूछा गया है। कौन सा कथन सही है मित्र, बताने का प्रयास करें। देखो, भारत मुख्यतः पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, ये तो मित्र बताने का प्रयास करें। क्या भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में? बताइएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए। भारत का मुख्यतः भूभाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पहला पॉइंट भी सही है, इसमें नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये भी सही है मेरे भाई। अगला है, भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ये भी मेरे भाई सही है। भारत की मानक मध्यमान रेखा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, मेरे भाई 90 नहीं है, 82.5 डिग्री है। कितना? 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर के द्वारा निर्धारित होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मित्र डी सही है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मेरे भाई डी वाला सही नहीं है, तीनों बात भाई, और जो तीनों हैं बिल्कुल सही है मेरे भाई। चलिए आगे, अगला बताएं, भारत की मानक मध्यमा रेखा के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताने का प्रयास करें। पहले आपको मुझे ये बताएं, भारत की जो मानक सीमा है, मध्यमा जो भारत की जो समय मापन रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आप लोग बता सकते हैं? जो मेरे दोस्त, जो भारत की समय मापन रेखा है वो कितने राज्यों से वो गुजरती है, बता सकते हैं आप लोग? बताने का प्रयास करें। तब तक मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि भारत की मानक मध्यमा रेखा के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो मिर्जापुर के निकट से वो गुजरती है। दूसरा ऑप्शन है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, प्रयागराज से गुजरती है। नहीं, पश्चिमी तो नहीं हो सकता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाराणसी से गुजरती है। नहीं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिर्जापुर के निकट से गुजरती है, या मिर्जापुर
से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से नहीं गुजरती मेरे भाई, मिर्ज़ापुर के निकट से होकर गुजरती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें सही पूछा गया है, तो पहला मेरे भाई सही कौन सा है, ये सही है, पहला इसमें सही है। मिर्ज़ापुर के निकट एक स्थान है नैनी, नैनी से गुजरती है, नैनी से गुजरती है, जबकि मिर्ज़ापुर से नहीं गुजरती मेरे भाई, मिर्ज़ापुर से नहीं गुजरती। देखिए ये जो रेखा है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे ये हमने क्या बनाया, भारत का मैप बना लिया, और भारत के मैप के माध्यम से हम लोग चीज़ों को बेस्ट तरीके से समझेंगे, बहुत बेस्ट तरीके से समझेंगे, चिंता न करें। अगर नहीं जानते हैं तो भी आपको इस क्लास से बहुत कुछ मिलने के लिए जा रहा है दोस्त, ये समझ लीजिए। 82.5 डिग्री रेखा मेरे भाई इस तरीके से है, इस तरीके से, यही भारत का समय का निर्धारण करती है, समय का क्या करती है, निर्धारण करती है भाई। ये सबसे पहले यूपी में जाती है, यूपी में जाती है, सबसे पहले यूपी में जाती है, उसके बाद दूसरे किस में जाती है, तो दूसरा बता सकते हैं मेरे दोस्त, यह मध्य प्रदेश में जाती है, तीसरा छत्तीसगढ़ में जाती है, चौथा ये उड़ीसा में जाती है, किस में, उड़ीसा, पांचवा किस में जाती है, तो आंध्र प्रदेश में। तो 5 राज्यों से वो गुजरती है, किस किस से, तो बताएंगे मेरे भाई। पहला कौन सा बताया मैंने, यूपी, उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, दूसरा मध्य प्रदेश से होकर जाती है, एमपी, तीसरा बता सकते हैं छत्तीसगढ़ से होकर जाती है, चौथा उड़ीसा से होकर जाती है, पांचवा बता सकते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश से होकर जाती है, आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। कितने राज्य हुए, 5 राज्यों से पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है, आप लोग याद रखें मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरती है, मतलब कौन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरती है, मतलब कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, ये पूछा गया है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो कर्क रेखा, जैसे ये ग्लोब है मेरे भाई, ये ग्लोब है, इस पृथ्वी है ये, इसके मध्य में एक रेखा इस तरह गुजरती है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसे 0 अक्षांश रेखा भी कहा जाता है भाई। क्या कहते हैं, 0 अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 0 अक्षांश रेखा भी कहते हैं मेरे भाई। एक बार क्लास को शेयर कर दें मेरे भाई। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं मेरे भाई, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसके 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा है भाई इस तरीके से, इसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा दोस्त कहा जाता है। और ये कितने डिग्री पर है मित्र, तो 23.5 डिग्री पर है। किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में मेरे दोस्त, क्लियर हुआ। और भारत है अपना जो इंडिया है वो मेरे भाई इस तरीके से है, अपना जो इंडिया है वो इस तरीके से है, इस तरीके से। और ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये पूछा जाता है ये कितने राज्यों से गुजरती है। पहली बात पूछा जाए ये कितनी राज्यों से गुजरती है, तो दोस्त बताएंगे 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य, तो मैप पे बताने का मैं प्रयास करता हूँ, मैप पे आपको बताने का प्रयास करता हूँ, चिंता न करें, एक एक चीज़ आपको बच्चों याद करा दूंगा। पहले मेरे साथ एक भारत का मैप बना रहे हैं। आप ये कहेंगे पवन सर मैप बहुत बनाते हैं। हाँ, मैं मैप अपनी क्लास में बहुत बनवाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा विद्यार्थी बगैर मैप के पढ़े। और मैप से पढ़ोगे तो आप ये समझ लेना एक फिल्म देख रहे हैं, पिक्चर देखते हैं तो आपको लंबे समय तक याद होती है। मैंने बताया ये रेखा वो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से वो गुजरती है कर्क रेखा मेरे भाई। वो राज्य कौन कौन से, तो एक राज्य आप यहाँ देखेंगे, एक जैसे ये रेखा इस तरह गुजर रही है, ये रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा है भाई। कौन सी, कर्क रेखा। ये रेखा कौन सी है, कर्क रेखा, कर्क रेखा है दोस्त। तो सबसे पहले मेरे भाई ये गुजरती है, बता सकते हैं नंबर 1 गुजरात से। कहाँ से, गुजरात से गुजरती है। यहीं पर थोड़ा राजस्थान से भी गुजरती है। किससे, राजस्थान से। नंबर 2 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं दोस्त, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। पहला नंबर कौन सा बताया मैंने, बताइए, गुजरात से। दूसरा कौन सा बताया, राजस्थान से। तीसरा कौन सा मित्र, यहाँ पर मध्य प्रदेश है। कौन सा, मध्य प्रदेश, तीसरा ये होगा मध्य प्रदेश। हम लोग एमपी लिख देते हैं। चौथा यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है। कौन सा, छत्तीसगढ़। चौथा CH। यहाँ पर उसके बाद 5वें नंबर पर देखेंगे, यहाँ झारखंड है। कौन सा, झारखंड, झारखंड है दोस्त। उसके बाद 6वें नंबर पर यहाँ देखेंगे
वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। 6वें नंबर पर वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल बोलते हैं ना वो। 7वें नंबर पर यहाँ पर मित्र त्रिपुरा है। कौन सा? त्रिपुरा। 7वें नंबर पर कौन सा है? त्रिपुरा। और 8वें नंबर पर कौन सा है? तो इसी के पास में आपने देखेंगे ये कौन सा है? मिजोरम है। कौन सा? मिजोरम। मिजो की पहाड़ियाँ, मिजोरम मेरे भाई। तो याद हो गया आपको? याद हो गया कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? तो मित्र सबसे पहले गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 4थे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। 5वें नंबर पर झारखंड है। 6वें नंबर पर वेस्ट बंगाल है। 7वें नंबर पर त्रिपुरा है। और 8वें नंबर पर मित्र क्या है? मिजोरम है। बताओ किस भाई को याद नहीं हुआ? क्वेश्चन पूछा गया है कर्क रेखा से, मतलब कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखो मित्र, आंध्र प्रदेश से नहीं जाती है, कर्नाटक से नहीं जाती है, उड़ीसा भी नहीं से भी नहीं जाती है, झारखंड से होकर जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ? तो बता सकते हैं बी सही है मेरे भाई। अगला बताएं, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? मैंने देखो अभी आपके सामने क्वेश्चन बताया था, वही क्वेश्चन है। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? तो आप जान ही चुके हैं। अगला बताएं, निम्न में से कौन सा भारत के कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम कौन सा सही है मेरे भाई? अब देख लीजिए आप लोग, बताएं मित्र कौन सा क्रम सही है। मतलब जैसे हमने भारत का मैप बना लेते हैं छोटा सा, और चीज़ों को बेहतर तरह समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। जैसे हमने भारत का मैप बना लिया ये, और उसके बाद मैप बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्त, कि जो कर्क रेखा है उससे गुजार देंगे इस तरीके से। और इसमें क्रम कौन सा पूछा है? क्रम मित्र पूछा है कौन सा? पश्चिम से पूर्व, मतलब पश्चिम से पूर्व पूछा है। तो पश्चिम ये हुआ है ना, और ये ईस्ट हुआ, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ। पश्चिम से पूछा है तो आप सबसे पहले काउंट करिए, गुजरात हुआ है ना। पहला कौन सा हुआ? गुजरात। दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, 5वां झारखंड है, 6वां बता सकते हैं वेस्ट बंगाल है, 7वां कौन सा है? त्रिपुरा है, 8वां कौन सा है? मिजोरम सबसे लास्ट में। देखो मिजोरम सबसे लास्ट में, ये तो आपने देख लिया, मिजोरम सबसे लास्ट में है। तो मिजोरम इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसे काट दो। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता मेरे भाई, ये तो नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शन आपके सामने बचे। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पहला ही आंसर सही है भाई, पहला ही सही है, जब अन्य में कहीं ना कहीं गलती होंगी। देखो गुजरात, मध्य प्रदेश यहाँ पर, जबकि राजस्थान है ये वाला, यहाँ पर राजस्थान होना चाहिए दूसरे नंबर पर, यहाँ पर मध्य प्रदेश कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। इसलिए पहला ऑप्शन मेरे भाई सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईमानदारी से बताइए, समझ में आ रहा है? क्लास आपकी समझ में आ रही है मेरे दोस्त? ये बताने का प्रयास करें एक बार ईमानदारी से, यहाँ पर हाथ रख करके। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है तो चले आगे। अगला क्वेश्चन बताएं, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? गजब का क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है दोस्त, बताने का प्रयास करें। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु से इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। जैसे मैं इस मामले में बहुत सख्त इंसान हूँ कि भारतीय मैप के माध्यम से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा वादा है कि आप जिस तरीके से पढ़ेंगे आज के बाद क्लास आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। इसका भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, तो देखो ये तो नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ बच्चों, पश्चिम हुआ। ये पूछा गया है भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम पूछा है, किस द्वीप पर स्थित है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे ये दक्षिण है, और यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, आपने देखे होंगे मैप में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहीं पर ये सबसे दक्षिणी पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट है ये वाला। और इस वाले जो पॉइंट है इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहते हैं मित्र। और कितनी डिग्री पर है ध्यान रखना, ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है मेरे भाई, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिए। और ये कहाँ पर है तो ध्यान रखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कहाँ मेरे दोस्त? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार में, निकोबार द्वीप में है, द्वीप समूह में। ये इंदिरा पॉइंट, इसको मेरे भाई अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे पारसेक पॉइंट भी कहते हैं, पारसेक पॉइंट भी कहते हैं दोस्त।
इसे दोस्त पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं मेरे भाई, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और कितने ये अक्षांश पर है, तो 4 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब जरा किस द्वीप पर है ये पूछा गया है मेरे दोस्त, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दें मित्र एक बार। अंडमान, देखो ये अंडमान द्वीप है, ये निकोबार द्वीप है ना। और निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है ये वाला, इसको मित्र ग्रेट निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? महान निकोबार, महान निकोबार कहते हैं, निकोबार कहते हैं। और ये भारत का सबसे दक्षिणतम कह सकते हैं द्वीप भी है मेरे भाई, भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप भी है। इसे महान निकोबार या ग्रेट निकोबार कहा जाता है। इसी पर भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट, पारसेक पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का हमें आंसर तो मिल गया, ग्रेट निकोबार हुआ। कौन सा? ग्रेट निकोबार हुआ। क्लियर हुआ? अगर इसका उत्तरी बिंदु पूछे, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो दोस्त बताइए, उत्तरी बिंदु यहाँ पर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा कोल कहते हैं, इंदिरा कोल कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, क्या कहते हैं? इंदिरा कोल कहते हैं दोस्त, इंदिरा कोल कहते हैं। और इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अगर भारत का पश्चिम बिंदु पूछा जाता है तो ये गुजरात राज्य में मित्र, इसको सर क्रिक भी कहते हैं, सर क्रिक कहते हैं इसे, सर क्रिक। और गुहार माता भी कहते हैं, गुहार मोती भी कहते हैं भाई। लेकिन भारत का अगर पूरी बिंदु पूछा जाता है, जहाँ पर सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है, तो उसको बताइए, वो अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में, एपी राज्य अरुणाचल प्रदेश में। इसे किबुथु कहते हैं, किबुथु, किबुथु। मेरे दोस्त इसे वालांगू भी कहा जाता है, इसको वालांगू कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्त? आगे चलें, बहुत बढ़िया। अगला बताएं, भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूभाग का पूछा बच्चों, जैसे हमने इस तरह मैप बनाते हैं ना, इस तरीके से। तो ये तो सुदूर दक्षिण वाला था, यहाँ पर बताया था मैंने आपको, ग्रेट निकोबार पर। अब ये वाला पूछा, ये वाला किसका? मुख्य भूभाग का। किसका? मुख्य भूभाग। देखो मुख्य भूभाग ये रहा, इसका पूछा है। तो दोस्त इसको ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी कहा जाता है, कन्याकुमारी कहा जाता है, जो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। हालांकि मेरे दोस्त इसका दूसरा नाम केप कोरिन भी है, केप कोरिन, केप कोरिन भी मेरे भाई इसका नाम है, दूसरा नाम। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और मुझे ये बताइए ये किस राज्य में हो सकता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु राज्य। कौन सा? तमिलनाडु राज्य। इस बात को ध्यान रखिए, किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में दोस्त। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलिए आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल डमरू मंडल है। मतलब जैसे अपना ये भारत है मित्र, ये अपना भारत है ना, और इसके नीचे ये श्रीलंका है, इस तरीके से मोती जैसा। इसे श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं भाई। इसके मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, इसको किस नाम से जानते हैं? ये पूछा गया है, इसको किस नाम से जानते हैं? बता सकते हैं? क्या वेरिंग जल संधि कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं, मलक्का जल संधि कहते हैं, या हॉर्मो जल संधि कहते हैं? तो दोस्त बता देना कि पवन सर ने हमें बताया था पहले ही कि भारत और श्रीलंका के मध्य, श्रीलंका और भारत के मध्य जो जल संधि है उसे पाक जल संधि कहते हैं। तो ये कौन सी जल संधि है मेरे भाई? पाक जल संधि है, पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि है। आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलें, मन्नार की खाड़ी भारत के किस तटीय क्षेत्र से संबंधित है? गजब का क्वेश्चन है। जो मन्नार की खाड़ी है मेरे भाई, उसका संबंध भारत के किस तटीय क्षेत्र से? तो हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार मैप बना लेते हैं इस तरीके से। आपने देखा होगा इधर साइड में, इधर बंगाल की खाड़ी है बच्चा। क्या है? बंगाल की खाड़ी। खाड़ी है ईस्ट डायरेक्शन में, किधर है? पूर्वी दिशा में, पूर्वी दिशा में। क्या है मित्र? बंगाल की खाड़ी है। जबकि पश्चिम दिशा में देखा जाता है तो बताइए अरब सागर है, अरब सागर है दोस्त। जबकि दक्षिण में क्या है? तो आप देखेंगे
दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। क्या है दोस्त? हिंद महासागर है। तीनों चीज़ क्लियर हुई। ये किधर है? पूर्व में है मेरे भाई। और ये अरब सागर पश्चिम में है। किधर है? पश्चिम में, पश्चिम में है। अब आप मन्नार की खाड़ी आप अगर मैप पे आपने देखी हो तो मित्र वो यहाँ दिखाई देती है आपको, यहाँ पर ये वाला भाग है ना, ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। तो मुझे बताइए कि इधर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ पर उड़ीसा राज्य है और यहाँ पर वेस्ट बंगाल राज्य है। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल राज्य है। देखो केरल इधर साइड है, केरल मेरे दोस्त इधर साइड है। चीज़ों को समझिए, ये केरल है तो केरल वाला तो ऑप्शन कट गया। ठीक है, गुजरात मेरे भाई यहाँ पर है तो गुजरात वाला कट गया क्योंकि मन्नारी खाड़ी इस जगह है। उड़ीसा इसके ऊपर है, देखो ये उड़ीसा है तो उड़ीसा वाला ऑप्शन कट गया। अब कौन सा बचा? तमिलनाडु। तो यहाँ पर देखा आपने ये तमिलनाडु है और इसके नीचे क्या है? श्रीलंका है। तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को बेहतर तरीके से याद रखेंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बताओ मेरे दोस्त, बताने का प्रयास करें। कौन भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अगर ज्योग्राफी वेस्ट करना चाहते हो तो दिन में 11 बजे जुड़ सकते हैं मुझसे। डेली मित्र आपके सामने रोजाना 11 बजे आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी क्लास आती है मेरे भाई। बताएं किस देश के साथ है? तो मित्र ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा जो भारत की जो लंबी सीमा है किस देश के साथ है तो पूछा बता सकते हैं बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ है। लगभग 4049 किलोमीटर के समथिंग आती है। ठीक है, 4049 किलोमीटर के समथिंग है मेरे भाई, आप लोग याद रखिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चाइना। दूसरे नंबर पर कौन सा है? चाइना मेरे भाई। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत के मध्य जो सीमा रेखा बनाने वाला जो देश है, पड़ोसी मुल्क, वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बांग्लादेश है और दूसरे नंबर पर कौन सा है? चाइना। अच्छा, आप लोग ये बताएं भारत और चीन के मध्य कौन सी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? जानते तो बताएं क्या नाम है उसका? तो मित्र उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन, मैकमोहन रेखा कहते हैं। अच्छा, इसका जो निर्धारण है मेरे भाई वो 1914 में किया गया था। कब किया गया था? 1914 में। जबकि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं, रेड क्लिफ। और इसका निर्धारण 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। हालांकि इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर। आप मुझे कमेंट्स में ये बताएंगे कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। आप मुझे आंसर देंगे। चलिएगा अगला बताएं, हिमालय के संबंध में कौन सा कथन सही है मेरे भाई? हिमालय के संबंध में कौन सा कथन मेरे दोस्त सही है? बताने का प्रयास करें। यह केवल भारत में स्थित है। नहीं मेरे भाई, भारत में नहीं है, ये नेपाल में भी है, चाइना में भी है। पहला ऑप्शन कट गया। देखो जब तक क्वेश्चनों को आप दूर नहीं हटाओगे तब तक आपको दिमाग में सही चीज़ें बैठेंगी नहीं। और ये जब भी हो सकता है जब आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा हो। और बेस्ट तरीके से पढ़ना चाहते हो तो 11 बजे मिल सकते हैं और शाम को 8 साढ़े 8 बजे इतिहास की क्लास में। यह युवा वर्णित पर्वत प्रणाली है, ये बात सही है। इसका निर्माण मुख्यतः ज्वालामुखी से हुआ है। बिल्कुल नहीं भाई, ज्वालामुखी से इसका निर्माण नहीं हुआ है। ये वर्णित पर्वत है, फोल्डिंग पर्वत है मेरे भाई। यह प्रायद्वीपीय भारत से अधिक प्राचीन है। नहीं, प्रायद्वीपीय भारत मित्र इससे अधिक प्राचीन है। ठीक है, वो तो बाहर से आकर जुड़ गया था। हम बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बी सही है मेरे भाई। हिमालय की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? मैंने बताया था कि जो हिमालय पर्वत है दोस्त इस तरीके से, इस तरीके से इसकी 3 श्रेणियां हैं। ऊपर वाली को मित्र महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं मित्रों, हिमालय भी कहते हैं। इसे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात क्लियर है कि ये सबसे उत्तर में हुआ। किधर हुआ? सबसे उत्तर में हुआ। कौन सा? महान हिमालय या इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं दोस्त? तो मैं बता दूं, हिमाद्री से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण, और जब अधिक होगी तो मित्र
इसकी चोटियों पर बर्फ़ पाई जाएगी, ठीक है। इसलिए दूर से देखने में ये कैसा सफ़ेद दिखाई देता है, हिम जैसा दिखाई देता है, ठीक है। इसके मध्य ये मध्य हिमालय मेरे भाई, और ये शिवालिंग है। और क्वेश्चन हमारा एक पूछा गया था उत्तर में स्थित, तो हिमाद्री है मेरे भाई। कौन सा? हिमाद्री है। अगला बताएं, दून घाटियां मुख्यतः किन दो हिमालय श्रेणियों के मध्य स्थित है मेरे भाई? बताएं। जो दून घाटियां हैं वो, जैसे आपने कुछ नगरों के नाम सुने हैं, जैसे देहरादून, देहरादून, ठीक है। देहरादून का नाम वो मोस्टली ये दून घाटियाँ इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और ये मित्र ध्यान रखना, हिमाचल हिमालय और शिवालिंग, हिमाचल हिमालय और शिवालिंग हिमालय उसके मध्य स्थित है। फैक्ट अच्छा है, याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हिमाचल हिमालय न दे करके मेरे भाई मध्य हिमालय भी दे देगा, मध्य हिमालय, ठीक है, या लघु हिमालय भी दे देगा बच्चों, लघु हिमालय, लघु हिमालय। और किसके मध्य? शिवालिंग पर्वत श्रेणी, शिवालिंग, शिवालिंग, शिवालिंग पर्वत श्रेणी, या पाद हिमालय। इसे पाद हिमालय भी कहते हैं क्योंकि सबसे अंत में, ये सबसे दक्षिण में इसलिए मेरे भाई। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। आगे चलें, अगला बताएं, देहरादून किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? देखो वही क्वेश्चन आ गया, देहरादून, देखो वही दून घाटी का उदाहरण है मेरे भाई। किसका? दून घाटी का। दून मित्र ये मतलब घास के मैदान होते हैं, घाटी में स्थित हैं। अगला बताएं, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक व्यापार मार्ग से संबंधित है? ये क्वेश्चन अच्छा है, बताएं। इनमें से कौन सा वो है दर्रा, कौन सा है, गैप कौन सा है जो भारत और तिब्बत, इंडिया और तिब्बत के बीच एक व्यापार का ऐतिहासिक मार्ग रहा है मेरे भाई? 15वां क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। बता मित्र, देखो ये जो थालघाट दर्रा है, पहले भोरघाट दर्रा है जी, भोरघाट, ये भोरघाट, पालघाट और ये थालघाट, ये मित्र साउथ इंडिया में कहाँ पर है? दक्षिण भारत में, ये दक्षिण भारत में। इसमें से पालघाट और भोरघाट ये दोनों कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और थालघाट कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। इस बात को याद रखिए। अब कौन सा बचा आपके लिए? तो नाथुला दर्रा बचा। कौन सा? नाथुला दर्रा बचा। इसलिए हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का मित्र राइट और सही आंसर है। आगे चलते हैं, अगला बताएं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया। तो नाथुला दर्रा है पहले नंबर, ये भारत और सिक्किम, सॉरी भारत और चीन के मध्य मित्र व्यापार का कार्य करता है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो अधिकांश भाई जानते होंगे सिक्किम राज्य में स्थित है। अधिकांश भाई जानते होंगे सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला बताएं, जोजिला दर्रा किस क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जोजिला दर्रा है वो किस क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? बताएं दोस्त, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? बताने का प्रयास करें। 17वां क्वेश्चन है मेरे भाई। तो देखो जोजिला दर्रा है मित्र पहले नंबर, ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और ये ध्यान रखिए कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, लेह से। किससे? लेह। लेह किसका शहर है? तो लेह में लद्दाख का शहर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर है। आगे चलिए, अगला बताएं, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं मित्र? ठीक है, देखो उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपलेख दर्रा, ये मित्र कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में, यूके में दोस्त। कहाँ पर है? यूके में। तो नीति दर्रा इट इज राइट आंसर मेरे भाई। नीति दर्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलिए, पूर्वांचल पर्वतमाला में मुख्यतः शामिल है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। जो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं ना मित्र, उसमें किन किन को शामिल किया जाता है? क्या अरावली और विंध्य की पहाड़ियों को शामिल किया जाता है? नहीं मेरे भाई, अरावली तो पश्चिम में है ना, तो पूर्व में होने का सवाल ही नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन निकल गया। नीलगिरी की पहाड़ियाँ मित्र ये दक्षिण भारत में है। सतपुराई पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश राज्य में। पूर्वांचल में 7 सिस्टर आते हैं ना, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ है ना, मेघालय, असम। हालांकि मेघालय की पहाड़ियाँ उसका हिमालय का पार्ट नहीं है मित्र, ध्यान रखना।
तो कौन सा बचा? पटकाई की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त। आगे चलिए, ट्रांस हिमालय का प्रमुख भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय, देखो मित्र, जो ट्रांस हिमालय है उसके मित्र मोस्टली 4 पार्ट है। मैं थोड़ा सा मैप पे बताता हूँ। जैसे ये अपना हिमालय, अपना भारत है मेरे भाई, इस तरीके से, जितना ज़रूरत है उतना ही बता रहा हूँ। और ट्रांस हिमालय को मित्र ध्यान रखिए, परा हिमालय भी कहते हैं। और ये हिमालय से मतलब कह सकते हैं प्राचीन है, पुराना है। इसका जो निर्माण है वो पामीर की गांठ से हुआ है। तो आप एक इस तरह पर्वत श्रृंखला देखेंगे इस तरीके से, इसे काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? काराकोरम। दूसरी आप देखेंगे वो इस तरह से लद्दाख है बच्चों, लद्दाख। ये कौन सी है? लद्दाख है। इन सबको मिला के क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। और जो तीसरी वाली है मित्र इस तरीके से, इसे जास्कर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? जास्कर। याद रखना, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक और बच्चा मित्र इस तरह से जो तिब्बत में है, इसे कैलाश पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत कहते हैं। ये सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये चारों हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है मित्र, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ट्रांस हिमालय का दोस्त पार्ट है। इस बात को बेहतर तरीके से याद रखेंगे। तो हमें बी ऑप्शन की ओर जाना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अगला बताएं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? बहुत बढ़िया। जो प्रायद्वीपीय भारत है मित्र, प्रायद्वीप पठार है। जैसे मैं एक बार बताने का प्रयास करता हूं इस तरीके से, आपने इस तरह देखा होगा, ये प्रायद्वीप का पठार है। ये मित्र प्राचीन और क्रिस्टली एवं कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है मित्र। और बताना चाहता हूँ हिमालय से प्राचीन है, हिमालय से पहले इसका निर्माण हुआ था। इसलिए बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। दक्कन का पठार मुख्यतः किस दिशा में ढलान रखता है? मतलब अभी मैंने आपको जो मैप बताया, अभी मैंने जो आपको मैप बनाया इस तरीके से, और इसमें पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है कि इसका जो ढलान है वो किस साइड में है? इसका जो ढलान है मित्र वो किस साइड में, ये पूछा गया है। इस तरीके से बताने का प्रयास करें, बताएं दोस्त, इसका ढलान है वो किस साइड में है? तो ध्यान रखिए, जो दक्कन का पठार है ये वाला, इसका जो मित्र ढलान है वो मित्र किस साइड में? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन सा? पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब पश्चिम से इधर ढलान है मेरे भाई, इस तरीके। तभी तो नदियाँ इस तरह की जाती हैं भाई। देखो आप इस एक थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं ना, जो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो बंगाली खाड़ी में इस तरह गिरती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। जैसे गोदावरी नदी हुई, कृष्णा नदी हुई, कावेरी नदी हुई मेरे भाई, इस तरह से नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? बंगाली खाड़ी में। तो इसका ढलान पश्चिम से किधर है? पूर्व की ओर है मित्र, पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। आगे चलें, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संबंध में कौन सा कथन सही है? जरा गौर फरमाइए मेरे दोस्त। जैसे आपने देखा होगा पश्चिमी घाट इस तरीके से है, ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट है, इसे सह्याद्री भी कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं? सह्याद्री, याद्री भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। और इसी के समकक्ष इस तरीके से कटा फटा सा, क्यों नदियों ने काट दिया इस तरीके से, ये पूर्वी घाट है दोस्त। कौन सा है? पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट। पूछा गया है इसके इन दोनों के संबंध में कौन सी बात सही है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से अधिक सतत है। क्वेश्चन को समझिए, पूर्वी घाट है इस तरीके से, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से अधिक सतत है। दूसरा है पश्चिमी घाट अधिक सतत है एवं ऊंचा है। दोनों समान ऊंचाई और निरंतर रखते हैं। पश्चिमी घाट केवल तमिलनाडु में स्थित। गलत मेरे भाई, इसमें केवल देखो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका, गोवा और तमिलनाडु, केरल में है, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, दोनों समान ऊंचाई रखते हैं। नहीं मेरे भाई, ये एकदम खड़ा है, लेकिन ये कैसा है? टूटा फटा है। इसको खत्म कर दीजिए। पश्चिमी घाट अधिक सतत और एवं ऊंचा है। हाँ, पश्चिमी घाट अधिक सतत और कैसा है? ऊंचा है। ये फैक्ट सही लग रहा है मेरे भाई।
जब पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से अधिक सतह, नहीं मेरे भाई ये तो कटा फटा है ना, तो इसलिए बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर है, 20% का राइट आंसर है। आप लोग बेहतर तरीके से याद रखिए। पश्चिमी घाट की सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब का क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। पता है मित्र, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा। बताने का प्रयास करें। बोतल आपको दिखाई तो नहीं दे रही है, नहीं दिखाई दे रही होगी, बताएं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया इस तरीके से, प्रायद्वीपी भारत है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वेस्टर्न घाट है बच्चों, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। देखो पश्चिमी घाट की पूछी गई है, ये नहीं पूछा गया है कि साउथ इंडिया की। तो बताएं दोस्त कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, दोस्त कौन बताएंगे? बहुत बढ़िया, शानदार, डोडा बेटा है भाई। डोडा बेटा तो मेरे भाई ये किसकी है? तो डोडा बेटा तो मित्र ये नीलगिरी की है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ना बच्चों, पहाड़ियाँ की है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, चिंता न करें। अनाईमुडी है, ये साउथ इंडिया की, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई, ऊंची क्या है? चोटी है। बहुत बढ़िया, क्या है? सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए दक्षिण इंडिया की, साउथ इंडिया की, तो आप क्या बताएंगे? अनाईमुडी है मेरे भाई। कौन सी? अनाईमुडी। और पूछा गया है, देखो ये जो गुरु शिखर है मेरे भाई, गुरु शिखर है, ये किसकी है? ये अरावली की है, अरावली। महेंद्रगिरी मेरे भाई, ये याद रखिए, ये किसकी है? तो ध्यान रखिए, ये मेरे दोस्त नीलगिरी की है, सॉरी पूर्वी घाट की है, पूर्वी घाट की। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखना अनामुडी है। कौन सी? अनामुडी। हालांकि एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने बताया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वो अनाईमुदी है मेरे भाई, अनाईमुदी, अन्नामुदी, इस तरीके से है। ये अनामुडी किसकी है? वेस्टर्न घाट की है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अगला बताएं, अनामुडी चोटी किस राज्य में स्थित है? ये पूछा गया है, अनामुडी चोटी है वो किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? क्या कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? बता दोस्त, 25वां क्वेश्चन। अनामुडी चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? और ये वेस्टर्न घाट की है, वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की बच्चों। किस राज्य में? केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। आगे चले, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ये बताएं, नर्मदा नदी है वो किस प्रकार की घाटी में होकर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। तो मित्र आप केवल यही बताएंगे नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है? नर्मदा नदी के बारे में बताएंगे। और ये रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है, इस बात को याद रखें। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। हालांकि इसे दरारी घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दरारी घाटी भी इसे कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना मित्र, बरसात होती है, उसके बाद धूप निकलती है, फिर ज़मीन सूख जाती है, सूखी ज़मीन में दरार पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, वो इसे बेटा रिफ्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिफ्ट कहा जाता है दोस्त। अगला बताएं, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है? गजब भाई, ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहकर, मित्र पश्चिम की ओर बहकर, पश्चिम की ओर इस तरह बहती है, इस तरीके से, और अरब सागर में गिर जाती है? और आप बेहतर तरह जानते हैं इधर क्या है? अरब सागर है मित्र, अरब सागर है। तो कौन सी नदी है मित्र? एक नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है, या ताप्ती नदी है। कौन सी? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी है। यहाँ पेरियार नदी है, मांडवी नदी है, साबरमती नदी है। लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी मेरे भाई। तो नर्मदा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। आगे चलें, ताप्ती नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहली बात, ये भी पश्चिम दिशा में बहती है। क्लियर हुआ? ये भी पश्चिम दिशा में बहती है, बंगाली खाड़ी में तो नहीं गिरती है। जब पश्चिम दिशा में बह रही है तो मेरे भाई कहाँ गिरेगी वो? अरब सागर में। तो बंगाली खाड़ी में तो नहीं गिरेगी वो। यह नर्मदा के समानांतर पश्चिम की ओर बहती है, बिल्कुल बात सही है। ये तो बिल्कुल मैंने आपको बता ही चुका था अभी, ठीक है? यह हिमालय से निकलती बच्चों, ये मध्य प्रदेश से निकली है। यह गंगा की सहायक नहीं है मेरे भाई, गंगा की सहायक नहीं है, चिंता न करें, ठीक है? आगे बताइए अगला क्वेश्चन।
धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गजब का मंत्र, गजब का क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात है, ये किस नदी पर स्थित है? अगर राज्य पूछा जाता है तो बताएंगे मेरे भाई एमपी बताएंगे। क्या बताएंगे? एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मनी प्रॉब्लम नहीं, मध्य प्रदेश ना मणिपुर है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का जो जबलपुर जिला है ना, जबलपुर जिला, कौन सा बच्चों? जबलपुर, जबलपुर में स्थित है ये, ठीक है। और कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है। कौन सी? नर्मदा नदी बनाती है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, आगे चले। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे भाइयों। अगला बताएं, गंगा नदी का निर्माण देवप्रयाग में किन दो नदियों से के संगम से हुआ? गजब का क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन मेरे भाई। गंगा नदी का निर्माण देवप्रयाग में, कहा बच्चों? देवप्रयाग में किन दो नदियों के संगम से हुआ है? देखो एक मुख्य नदी है मेरे भाई, इसे हम नदी को अलकनंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलकनंदा, अलकनंदा। बोलिए मेरे साथ, कौन सी नदी है? अलकनंदा, ठीक है। और इसमें एक नदी आकर मिल जाती है, इसमें एक नदी आकर मिल जाती है इस तरीके से, बड़ी दूर से आई हूँ तुम में समा जाऊंगी। ये मित्र भागीरथी है, भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी। तो याद रखिए देवप्रयाग में कौन सी मिलती हैं? तो ध्यान रखना भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा मिलती है बच्चों। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला बताइए, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? यमुना नदी का जो उद्गम है मित्र, सबसे पहले उत्तराखंड से हुआ है। कहाँ से? उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में एक जगह है और वहाँ पर हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, हिमनद है मेरे भाई। और ये बताना चाहता हूँ भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, 5वीं सबसे लंबी नदी, लंबी नदी है मेरे भाई, लंबी नदी है, इस बात को ध्यान रखें। 5वीं सबसे लंबी नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो बता दीजिए यमुनोत्री हिमनद से। कहाँ से दोस्त? यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। बहुत बढ़िया। अगला बताएं, निम्न में से कौन गंगा के दाहिने तट की सहायक नदी है? दाहिने तट की पूछिए। जैसे बच्चों गंगा इस तरह बहती है, इस तरीके से यूँ, इसका दायां तट तो ये तो होगा ना, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। पूछा गया है दाहिने तट की नदी कौन सी है? क्या घाघरा है? मेरे भाई घाघरा नहीं है, घाघरा तो इस तरह से आती है, इस तरीके से। क्या गंडक? गंडक बच्चों इस तरह से आती है। कोसी है? कोसी भी इस तरीके से आती है। लेकिन जो यमुना है मेरे भाई, कौन सी? यमुना, वो इसके दाहिने तरफ आकर के मिलती है इस तरीके से, प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। और यमुना की सबसे बड़ी ये सहायक नदी भी है, इस बात को दोस्त याद रखना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सॉरी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बताएंगे यमुना है। अगला बताएं, कौन सी नदी गंगा की बाई तट की सहायक नदी है? बाएं तट की गंगा की सहायक नदी बताएं। ऐसी गंगा नदी मैंने बताया ना इस तरह बहती है, बाएं तट की इस तरीके से। देखो यमुना नदी दाएं तट की है बच्चों, ये यमुना नदी है। सोन नदी भी दाएं तट पर है। चंबल नदी मेरे भाई, चंबल नदी है, वो यमुना की सहायक नदी है मेरे भाई, ध्यान रखना। जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे यमुना है। लेकिन यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप चंबल बताएंगे, है ना। तो ये तो मित्र दाएं तरफ से मिल रही है ना। अब कौन सी बची? देखो यमुना भी हो गई, सोन भी हो गई, चंबल भी हो गई, बची कौन सी? गंडक। गंडक इसकी कैसी? बाईं ओर की नदी है मित्र, गंगा की बाईं ओर की नदी है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे अगला बताएं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखो बिहार का शोक हुआ, अगर पूछा जाता बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता, तो ध्यान रखना कोसी नदी है मेरे भाई। कौन सी? कोसी नदी है। अगर पूछा जाता है उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक, तो आप बता उड़ीसा का शोक, तो मित्र याद रखना क्या बताएंगे आप लोग? महानदी। कौन सी? महानदी, महानदी को कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि यह बताएं आप पश्चिमी बंगाल का शोक, पश्चिमी बंगाल का शोक, बंगाल का शोक बच्चों किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को, दामोदर नदी को। क्लियर हुआ? तो कोसी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है, कोसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला बताएं, कोसी नदी भारत में मुख्यतः किस राज्य से गुजरती है? भाई जिस राज्य में बिहार का शोक कहते हैं ना, तो उसी राज्य में गुजरती है ना, क्यों इधर उधर हाथ मार रही हो भाई। अगला चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानती? गजब मेरे भाई, मतलब ये है क्वेश्चन, इसका पूछने का टारगेट बच्चों क्या है पता है? जिस स्थान से निकलती है, क्योंकि तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से, तिब्बत से निकलती है और लगभग 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2900 मान लीजिए, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हालांकि इसकी लंबाई भारत में नहीं है। और बताना चाहता हूँ, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत, सबसे पहले चाइना, चीन, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश 3 देशों में बहती है। कितने देशों में? 3 देशों में बहती है मेरे भाई। लेकिन जहाँ पर ये इसका उद्गम हुआ इस तरीके से, जहाँ से निकली है ना इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से आगे जाकर इस तरह मुड़ जाती है अरुणाचल प्रदेश में। जहाँ पर ये निकली है, जहाँ से निकली है तिब्बत में, चीन में, वहाँ से सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो, सांगपो, सांगपो कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? सांगपो या सांगपो, सांगपो या सांगपो। लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश में इस तरह मुड़ जाती है ना, यहाँ पर इस तरीके से, ये अरुणाचल प्रदेश है, तब यहाँ दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग, दिहांग नदी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे असम में जाती है, असम में से क्या कहते हैं? तो असम में मेरे दोस्त याद रखना, इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है, कहाँ पर? बांग्लादेश में, तो ब्रह्मपुत्र नदी को मतलब जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। लेकिन मुझे ये बताएं आप ईमानदारी से, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं दोस्त? बताने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग इस क्लास को शेयर कर दें, एक बार ईमानदारी से इस भाई के लिए शेयर कर दें। आप लोगों से गुजारिश है, कौन सा ऐसा भाई है जो इस भाई की हेल्प करने के लिए तैयार है? केवल हेल्प के रूप में, एक गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपसे ये कहूँगा, इस क्लास को शेयर कर दें मेरे भाई। बहुत बढ़िया। ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? मेरे भाई मैंने बताया था, ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? जैसे इस तरीके से मुड़ती है तो सांगपो इस तरह से मूव करती है ये, तो यहाँ पर इसे दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग नदी, नदी कहते हैं। और कहाँ पर कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बी ऑप्शन इसका सही है मेरे भाई। अगला बताएं, दिहांग नदी, दिहांग नाम किस नदी के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश से संबंधित है? गजब, देखो वही क्वेश्चन आ गया, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बता तो रहा हूँ मेरे भाई, आपके लिए क्वेश्चनों का भंडार है। किसी भी तरीके से आपका बोर्ड का एग्जामिनर है वो किसी तरीके से पूछ ले मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपको सेशन से ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सेशन क्वेश्चन आपको मिले नहीं मेरे भाई। चलिएगा बताइए, ये ब्रह्मपुत्र बता दिया था, ब्रह्मपुत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ब्रह्मपुत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे, अगला बताइए, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है? गजब मेरे भाई, गजब, बहुत बढ़िया, गजब। बताने का प्रयास करें, कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है? देखो, झीलम, सबसे पहले चिनाब, चिनाब, झीलम, रावी, सतलज, सतलज और व्यास, ये 5 नदियाँ ना, व्यास, ये इसका पार्ट है। लेकिन महानदी नहीं है भाई, महानदी नहीं है। महानदी उड़ीसा में स्थित है। और जबकि ये नदियाँ कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी नदी बनाती है? भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी नदी बनाती है? बताए मेरे भाई। नदी बेसिन का मतलब जानते हैं, जैसे ये मुख्य नदी है, इसके चारों तरफ इस तरीके से नदियाँ आकर मिल जाती है ना, इस तरीके से नदी बेसिन ये बन रहा है, ठीक है। नदी बेसिन ये नदियाँ आकर मिल रही हैं, तो गंगा बनाती है बच्चों। कौन सा? गंगा बनाती है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलिए, अगला बताएं दोस्त, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी नदी बनाती है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी ऐसी कौन सी नदी है जो जिसकी शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं, जिसकी सहायक नदियाँ सबसे ज़्यादा हैं? वही नदी बेसिन बनाएंगी, वही नदी बेसिन बनाएंगी मेरे भाई, बेसन नहीं, बेसिन। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, वो गोदावरी नदी है मेरे भाई। और गोदावरी नदी, ध्यान रखिए, इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर के समथिंग है। और ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है बच्चों, तीसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है।
बताएं गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है? बताओ दोस्त अगर जानते हैं तो। पहली बात, ये जो नदी निकली है ना, कौन सी? गोदावरी नदी, इस तरह से निकली हुई है, इस तरीके से, और ये वेस्टर्न घाट से निकली हुई है दोस्त, पश्चिमी घाट से। और अब आप बता सकते हैं ये कौन सा राज्य है? यहाँ पर कौन सा राज्य है? तो कहेंगे महाराष्ट्र राज्य। सर आपने बता दिया, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट से निकली हुई है, ये तो नोट कर लोगे ना आप। और यहाँ पर एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के नाम से, ठीक है, वहीं से निकली हुई है, ठीक है। इसकी लंबाई मैंने कितनी बताई? 1465 किलोमीटर, है ना। बहुत बढ़िया, चले आगे। महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलिए, गोदावरी का प्राय कहा जाता है। अच्छा, गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। गोदावरी को किस नाम से दोस्त जाना जाता है, ये पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे। दक्षिणी गंगा या दक्षिण की यमुना, पश्चिमी गंगा या पूर्व की नर्मदा, तो इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं मेरे भाई, दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे, कौन सी नदी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है? बताएं दोस्त, कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है इसमें से? देखो, वेतवा, ये मित्र यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी है मित्र, उसकी सहायक नदी है बेतवा नदी। चंबल सिंधु बेतवा केन, चंबल सिंधु बेतवा केन, ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की। सोन मित्र ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा की। दामोदर ये मित्र हुगली की सहायक नदी है, हुगली की, हुगली नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा बच्ची, कौन सी? तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है बच्चों। अगला बताएं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा बच्चों? कावेरी नदी का उद्गम स्थल मेरे दोस्त कौन सा है? बता सकते हैं? बताएं अगर जानते तो। क्या अमरकंटक? अमरकंटक से तो मेरे दोस्त, मेरे भाई कौन सी नदी निकली हुई है? नर्मदा नदी निकली हुई है, नर्मदा नदी। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली हुई है, नर्मदा नदी अमरकंटक से। मुल्लागिरी, महाबलेश्वर, ताल कावेरी, नहीं, ये निकली हुई बच्चों महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर से निकली हुई है, ठीक है। कहाँ से? महाबलेश्वर से निकली हुई है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला बताएं, कावेरी नदी मुख्यतः किन राज्यों से होकर बहती है? बताएं मित्र, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? कितने भाई ऐसे हैं जो बी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं? कितने भाई ऐसे हैं जो बी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं बच्चों? बताएं कौन सा राज्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु बच्चों, कर्नाटक और तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला बताइए, महानदी का डेल्टा मुख्यतः किन राज्य में स्थित है? जो महानदी, पहले तो नंबर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये अपना मैप है, ये जो महानदी है ये इस तरह से निकली हुई है छत्तीसगढ़ राज्य से। किससे? CH राज्य से, छत्तीसगढ़ राज्य से निकली हुई है। अमरकंटक चोटी है ना, अमरकंटक चोटी है, किससे? अमरकंटक से, अमरकंटक चोटी के पास से निकली हुई है मेरे भाई। और ये गिरती कहाँ पर? तो आप बता सकते हैं वेस्ट बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो पूछा गया है किस राज्य में अपना डेल्टा बनाती है ना, ये पूछा गया ना, किस राज्य में? तो यहाँ पर मित्र राज्य कौन सा है? ये उड़ीसा राज्य है। कौन सा? उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में क्या बनाती है? अपना डेल्टा बनाती है बच्चों। क्या बनाती है? अपना डेल्टा बनाती है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? और जिस नदी की सहायक नदी है दोस्त, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, उस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात को याद रखेंगे। और बता चुका हूँ मैं आपको, तो चंबल नदी है, से ध्यान रखिए। इसका जो उद्गम है, उद्गम स्थल है मेरे भाई, वो कहाँ से हुआ है? तो जाना पावा पहाड़ी से। और जाना पावा पहाड़ी कहाँ पड़ती है? जाना पावा पहाड़ी मेरे भाई MP में पड़ती है। कहाँ पर? MP में पड़ती है दोस्त। और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्त, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे चलें, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? देखो मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको जस्ट बताया था, चंबल, सिंध, वेतवा और केन, ये चारों नदियाँ मित्र ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इसकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, चंबल, सिंध, बेतवा की, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अगला बताएं, भारत में मानसूनी वर्षा का प्रमुख कारण क्या है बच्चों? भारत में मानसूनी वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? बता सकते हैं? केवल पश्चिम विक्षोभ
केवल पश्चिमी विक्षोभ है? नहीं मेरे भाई। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ द्वारा जो भारत में वर्षा होती है वो जाड़ों के दिनों में होती है, और पश्चिमी विक्षोभ में जो वर्षा होती है एकदम ठंडा ठंडा जल होता है बच्चों, भूमध्य सागर का होता है ना, जो जम्मू कश्मीर से होकर के आता है ना, तो वो तो नहीं हो सकता। स्थल और समुद्र के तापीय अंतरता, मौसमी पवन परिवर्तन, या केवल जेट स्ट्रीम, या केवल अल नीनो, तो बी वाला सही है बच्चों। समुद्र के जो अंदर तापमान होता है और मौसमी पवनें जब आगे बढ़ती हैं उसी के माध्यम से भारत में क्या होता है, मानसून बनता है। अगला बताएं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः सबसे पहले किस राज्य में आता है? जैसे मैं एक मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं बच्चों। ये आपने एक राज्य देखा होगा मैप पर, ये केरल राज्य है। कौन सा? केरल राज्य। और जैसे दक्षिणी पश्चिमी, जैसे ये 4 दिशाएं होती हैं, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई और साउथ हो गई। दोस्त समझिए इन चीज़ों को। क्या पूछा है? दक्षिणी और पश्चिमी। देखो दक्षिणी तो ये हो गई और पश्चिमी हो गई, तो मानसून ऐसी तो आएगा इस तरीके से। तो ऐसे आएगा तो सबसे पहले कहाँ टकराएगा? बताइए किस राज्य में आएगा? केरल राज्य में। भाई सबसे पहले कहाँ टकराएगा? तो केरल राज्य में इस तरह टकराएगा, इस तरीके से। तो किस राज्य में प्रवेश करता है? तो ध्यान रखिए केरल राज्य में। ये जून में आ जाता है, लगभग 1 जून में समथिंग आ जाती है मानसून इंडिया में, ठीक है। 15 जून तक दिल्ली में आ जाते हैं। अगला बताइए, मानसून का फटना मुख्यतः किससे संबंधित है? पहली बात, मानसून जो शब्द है मेरे भाई, ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का। अरबी भाषा का शब्द है, इस बात को याद रखेंगे। किस भाषा का? अरबी भाषा का। मानसून का फटना मुख्यतः किससे संबंधित है? मानसूनी पवनों का अचानक सक्रिय हो जाना, या पश्चिम विक्षोभ का कमज़ोर हो जाना, या शीतलहर, या चक्रवातों का पूर्णतः अभाव। पता है बच्चों 53वां क्वेश्चन का आंसर क्या है? बहुत बढ़िया। कितने भाई ऐसे जो ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं? ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं। मतलब मानसूनी पवनों का अचानक एक्टिव हो जाना, सक्रिय हो जाना के माध्यम से मानसून क्या हो जाता है? फट जाता है। अगला बता दीजिए, भारत में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में से एक है। मतलब भारत में सबसे अधिक एवरेज वर्षा पूछी है मेरे भाई, सर्वाधिक नहीं पूछी। सर्वाधिक नहीं पूछी, इसमें एवरेज पूछी है। यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन होंगे। भारत में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? क्या पश्चिमी राजस्थान है, मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, या दक्कन का आंतरिक पठार है, या लद्दाख का पठार है? भाई लद्दाख का पठार है ना मेरे भाई, ये यहाँ पर वर्षा नहीं होती, यहाँ वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती बच्चों। लद्दाख के पठार पर जो लद्दाख प्लेट्यू यहाँ वर्षा नहीं होती है। बताएं, 3 ऑप्शन आप मैंने आपके सामने सेव कर दिए, 3 में से कोई एक बताएं। 54वां क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो मेघालय की पहाड़ियों पर ही होती है, ठीक है। कहाँ पर? मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। वहीं पर एक एवरेज भी होती है और सर्वाधिक भी होती है बच्चों। पता है मानसराम और चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा का प्रमुख कारण क्या है मेरे भाई? बताएं। और अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। बताएं जो भारत में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पर होती है? तो आप बताएंगे मेघालय में होती है। मेघालय में 2 स्थान हैं, चेरापूंजी और मानसराम। 1250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है। क्लियर हुआ? यहाँ पर वर्षा होने के बच्चों कारण है, जैसे यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं इस तरीके से, 3 पर्वत पहाड़ियाँ हैं इस तरीके। एक पहाड़ी इस तरीके से है, दूसरी पहाड़ी बच्चों इस तरीके से है, और तीसरी पहाड़ी इस तरीके से है। अब आपको क्या बता सकते हैं भाई? एक बात बताइए, ये 3 पहाड़ियाँ इस तरीके से हैं। हालांकि इनके नाम बता देता हूँ मैं। इसका नाम गारो है, गारो, गारो पहाड़ी। ये खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी, पहाड़ी। और ये जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, जयंतिया। हालांकि इनके जो नाम है जयंतिया पहाड़ियाँ, वो यहाँ पर पाई जाने वाली जनजाति है ना, मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जो जनजाति है, उन्हीं के नाम पर पहाड़ियों के नाम रखे गए बच्चों। अब मुझे ये बताइए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, जब इनमें बंगाली खाड़ी से आने वाला जो मानसून है वो इस तरीके से आएगा, तो इसमें फंसेगा कि नहीं फंसेगा? फंसेगा भाई, इनसे टकराएगा और ऊपर उठेगा इस तरीके से। क्या करेगा? ऊपर उठेगा इस तरीके से, ऊपर उठ करके इस तरीके से यहीं वर्षा करेगा। कहाँ पर? यहीं वर्षा करेगा। और यहीं पर खासी पहाड़ी पर ही 2 स्थान हैं। कौन कौन से? मानसराम और चेरापूंजी। और मेघालय की राजधानी शिलोंग भी बच्चों, शिलोंग भी मेरे भाई कहीं पर है, यहीं पर ही है। यहीं पर क्या है? शिलोंग है। क्लियर हुआ? तो खासी की पर्वत अवरोधक स्थिति, देखो अवरोधक तो है ये, देखो इधर से ये रोक रही है, इधर से ये रोक रही है, इधर से गारो पहाड़ी रोक रही है, इधर से खासी पहाड़ी, इधर से खासी पहाड़ी रोक रही है, जयंतिया पहाड़ियाँ रोक रही हैं।
अवरोधक हो जाती हैं, इसलिए हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है। बताइए फिर भाई अगला बताएं। तमिलनाडु के अधिकांश भाग में शीत ऋतु के दौरान वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? बता मित्र, तमिलनाडु में, जो भारत का तमिलनाडु राज्य ना, आपने देखा होगा मैप पर, नहीं देखा तो बता देता हूँ मैं। ये तमिलनाडु राज्य बच्चों, इस तरीके से विजय थलापति वहाँ पर इस समय मुख्यमंत्री हैं, गजब के मुख्यमंत्री हैं, सब कोई पसंद करता है उनको, है ना। एक्टर थे तभी पसंद करते थे और आज मुख्यमंत्री तो भी पसंद करते हैं ना। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है ना, तमिलनाडु के अधिकांश भाग में शीत ऋतु में, कहाँ पर, ठंड के मौसम में के दौरान वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो याद रखना, यहाँ पर जो मानसून वर्षा होती है वो लौटता हुआ मानसून होता है ना, लौटता हुआ मानसून। इसे हम लोग कह सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। एक तो बच्चों ध्यान रखिए, जब मानसून आता है तो इस तरह एक निकल जाता है, इस तरीके से, ठीक है। मानसून की 2 शाखाएं होती हैं, एक तो ये शाखा होती है जिसे बंगाली खाड़ी की शाखा कहते हैं। ये कौन सी है? बंगाली खाड़ी शाखा है। दूसरी शाखा है वो इस तरीके से, इसे अरब सागर की शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर की शाखा कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून, मतलब उत्तर ये हुआ नॉर्थ और ये ईस्ट हुआ। उत्तर पूर्वी मानसून मतलब उत्तर से इस तरीके से जब कह सकते हैं लौटता हुआ मानसून। उत्तर पूर्वी ऐसे हुआ कि नहीं होगा भाई, इस तरह से होगा उत्तर पूर्वी मानसून, इससे वर्षा होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलिए अगला बताएं। लू किस प्रकार की पवन है? देखो, जो लू होती है, लू ये उत्तर भारत में चलती है, उत्तर भारत में चलती है। जब ये लू वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल पे पहुंच जाती है, बांग्लादेश में पहुंच जाती है, तो इसे काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं। और ये गर्म, कैसी? गर्म और शुष्क हवा होती है, गर्म और शुष्क हवा होती है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। गर्म और, कहते हैं अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में विशेषतर उत्तर प्रदेश और जो बिहार वाले लोग हैं ना, इसे लू के नाम से जानते हैं। अगला बताएं। काल वैसाखी, देखो वही क्वेश्चन आ गया। काल वैसाखी मुख्यतः किस क्षेत्र में प्री मानसून की तूफानों से संबंधित है? तो मैंने बताया ना, वेस्ट बंगाल और असम में और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं दोस्त। चले आगे, अगला बताइए। आम्र वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? गजब का क्वेश्चन है। आम्र वर्षा, और ध्यान रखें मेरे भाई, जो आम्र वर्षा होती है ये शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है, पहली बात। और ये केरल और तमिलनाडु में होती है। कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु में होती है मेरे भाई, और वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्षा है आम्र वर्षा। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अगला बताएं। भारत में वर्षा की असमानता का प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है मेरे भाई? बताओ, इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करें। भारत में वर्षा की, देखो कहीं कहीं पर तो अधिक वर्षा हो जाती है। देखो पूर्वांचल है, जो भारत का मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पूर्वांचल में खूब वर्षा होती है, मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, साउथ इंडिया में वर्षा होती है। लेकिन आपने दिल्ली से ऊपर निकल जाइए, कम वर्षा होती है। लेह में बिल्कुल वर्षा होती नहीं है। राजस्थान वर्षा बहुत न के बराबर होती है। तो इसकी असमानता का कारण क्या है, ये पूछा गया है, बताइए। तो इसका मतलब कारण ये है, जब भारत की जो स्थलाकृति है, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा पहाड़ें बहुत, कहीं कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर रेगिस्तान है। तो जहाँ पर वर्षा नहीं होती तो मित्र वहाँ पर पहाड़ नहीं है। पहाड़ होंगे तो उससे वर्षा होगी भी भाई, क्योंकि पहाड़ क्या करते हैं? अवरोधक का कार्य करते हैं। वो मानसूनी हवाओं को रोक करके कहते हैं ठहर जा, पहले हमारे यहाँ बारिश करके जा। जबकि जिस स्थान पर पर्वत नहीं होते ना, उससे वर्षा नहीं होती, क्योंकि हवा सीधी निकल जाती है, कितनी भी ठंडी हो या गर्म हो। तो स्थलाकृति और मानसूनी पवनों की दिशा और दूरी, ये भी चीज़ डिसाइड करती है मेरे भाई, ये चीज़ डिसाइड करती है। अगला बताएं। काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस सेल से हुआ बच्चों? बताएं। जो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है, इसका जो निर्माण हुआ है वो किस कारण हुआ है? काली मिट्टी को आप बेहतर तरह जानते हैं कि जो काली मिट्टी है, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और आपके लिए बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरोजम, क्या कहते हैं? चेरोजेम मिट्टी कहते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका निर्माण मतलब ज्वालामुखी क्रिया से, जो वॉल्केनो होते हैं ना, वॉल्केनो जब एक्टिव होते हैं ना, उससे इसका निर्माण हुआ है मित्र, ठीक है।
और ध्यान रखना ये कैसी चट्टान है, क्या ग्रेनाइट है, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों बेसाल्ट चट्टान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसा? बेसाल्ट चट्टान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त। अगला बताएं, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो मैंने आपको जस्ट बताया कपास के लिए मानी जाती है। ठीक है, किसके लिए? कपास के लिए मानी जाती है बच्चों। अगला बताएं, लाल एवं पीली मिट्टी का लाल रंग मुख्यतः किसके कारण होता है? बताएं दोस्त, बताइए। जैसे काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, लेकिन जो लाल और पीली मिट्टी होती है उसका पीला रंग और लाल रंग होने का कारण क्या है, ये पूछा गया है। बताएं दोस्त, 63वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो मित्र ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसमें भी लोह यौगिक होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं? लोह यौगिक होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है। अगला बताएं, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है बच्चों? जलोढ़ मिट्टी होती है उसके संबंध में कौन सा कथन मेरे दोस्त सही है? बताएं। जलोढ़ मिट्टी, हालांकि जलोढ़ मिट्टी होती है मित्र, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी का जो निर्माण है मेरे भाई, इसका जो निर्माण है, फॉर्मेशन है इस मिट्टी का, वो नदियों द्वारा, जो नदियाँ होती हैं नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। अवसादों से इसका मेरे भाई क्या हुआ है? निर्माण होता है दोमट मिट्टी का। क्लियर हुआ? और ये मोस्टली, हाँ बताएं, पहला ऑप्शन है यह केवल प्रायद्वीप भारत में पाई जाती है। नहीं मेरे भाई, ये नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। यह मुख्यतः नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपित सामग्री से बनती है। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही। इसमें पोटास की पूर्णतः अनुपस्थिति होती है। यह केवल मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। नहीं मेरे भाई, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं वहाँ पर इसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, खादर किसे, देखो यहाँ पर एक फैक्टर पूछा जाता है, जलोढ़ मृदा होती है। तो जलोढ़ मृदा होती है मेरे भाई वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खादर जलोढ़, एक खादर जलोढ़ होती है। ये नई मिट्टी होती है, नई मृदा होती है ना। जो खादर जलोढ़ होगी ना मेरे भाई वो नई मृदा होगी। कैसी? नई मृदा होगी। लेकिन एक दूसरी प्रकार की होती है बांगर होती है, बांगर मृदा। और ये पुरानी मृदा होती है। कैसी? पुरानी मृदा। कैसी होती है? पुरानी मृदा होती है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कैसी होती है? पुरानी मृदा होती है मित्र। यही क्वेश्चन आपके इस पे दिया हुआ। खादर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए खादर जो कहा जाता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, जब एक मिनट, बागर कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? बागर। लेकिन जो खादर होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी? नई जलोढ़ मिट्टी होती है। जब पुरानी जलोढ़ को मैंने क्या बताया था? वो बागर बताया था। कौन सा? बागर मृदा बताया था, है ना। बहुत बढ़िया, आगे चलें। भांवर किसे कहा जाता है? भांवर बताएं। भांवर या बागर, बात एक ही है, भांवर या बागर। पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है। किसको? पुरानी जलोढ़ कहा जाता है मित्र। आगे चलें। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रमुख है बच्चों? लेटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया मेरे भाई प्रमुख है? बताएं दोस्त, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है बच्चों? बताएं। 67। ध्यान रखना, जो लेटेराइट मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है मित्र, वो जो मिट्टी होती है ना वो नीचे जाके जम जाती है, पानी के अंदर जैसे जाकर बैठ जाती है, पानी की तलहटी में। तो वो तीव्र निच्छालन के कारण इसका निर्माण होता है। तीव्र निच्छालन के कारण मेरे भाई इसका क्या होता है? निर्माण होता है। अगला बताएं, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? बताओ मेरे भाई, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है बच्चों, वो कहाँ पाए जाते हैं? बताने का प्रयास करें। बताएं दोस्त, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पंजाब और हरियाणा में, राजस्थान में या दक्कन के पठार में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, हमेशा हरे बने रहते हैं। तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहले ऑप्शन की ओर जाएंगे। पहला इस क्वेश्चन मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कांटेदार एवं झाड़ीदार वन भारत में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कांटेदार एवं झाड़ीदार वन भारत में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप मुझे बताएं, जहाँ पर वर्षा अधिक होगी वहाँ पर कांटेदार वृक्ष पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। ऐसा स्थान जहाँ पर वर्षा कम होती है, और उसकी जब वर्षा कम होती है तो पेड़ होते हैं ना अपनी पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं।
जहाँ पर वर्षा कम होती है। तो कम वर्षा वाला वो शुष्क क्षेत्र होता है मेरे भाई, ठीक है, जैसे राजस्थान वाला है ना। आगे चले, अगला बताइए। सुंदरवन क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति का प्रमुख प्रकार है, मतलब सुंदरवन में, सुंदरवन है ना, उसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, बता सकते हैं आप लोग? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, बताएं मेरे दोस्त क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिए, सुंदरवन में जो वनस्पति पाई जाती है ना मतलब उन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर है, सटीक आंसर है, ठीक है। और ये जो मैंग्रोव वन है इन्हें लवड़ी वन भी कहते हैं, लवड़ी वन, लवड़ी वन भी कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं? लवड़ी वन कहते हैं। ये मोस्टली वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात में, ठीक है, दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं। चलिए आगे, अगला बताएं। पृथ्वी की, हाँ देखो, ये मैंने इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाया, अब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी। चलिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है बच्चों? 75 क्वेश्चन, शायद 70 क्वेश्चन मैंने करा दिए। कितने? 70 क्वेश्चन मैंने इंडियन ज्योग्राफी के, 30 क्वेश्चन शायद किसके दोस्त? 30 क्वेश्चन है आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी। बताएं, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताएं दोस्त, आंतरिक भाग के संबंध में, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है ना मित्र, उसके संबंध में, जैसे ये अपनी पृथ्वी का एक कम टुकड़ा निकाल लेते हैं इतना, ठीक है, इसकी 3 लेयर होती हैं। ये वाला भाग होता है, इसे कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ये वाला भाग होता है, इसे क्रस्ट कहते हैं, सॉरी मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल। और इसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। हम लोग कोर पर निवास करते हैं, ठीक है। बताइए, कोर या क्रोड बात एक ही है। क्रोड मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। मेंटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर के समथिंग है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी जो मोटाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर बताया है। आप सही बताएं मुझे। भूपरपट्टी, भूपरपट्टी का मतलब होता है, इसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट, क्रस्ट कहते हैं मेरे भाई। भूपरपट्टी पृथ्वी के सबसे घनी परत है, ये ऊपर वाली, या आंतरिक कोर द्रव अवस्था में। बताएं कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई? कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त? बताने का प्रयास करें, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। मेंटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है मेरे भाई। यही फैक्ट बिल्कुल सही है, याद रखिए, यही फैक्ट बिल्कुल सही है। मोह आसत्य किसके बीच स्थित है? जो मोह असत्य है, इसे मोह डिस्काउंटिविटी कहते हैं। ये किसके मध्य है? जैसे ये पृथ्वी का हम लोग पार्ट ले लेते हैं इस तरीके से, ये वाला भूपरपट्टी से क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। ये वाला मेंटल है, जो कौन सा है? मेंटल। और ये कोर है, ये तो बताया था मैंने, 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई है मेरे भाई। मोह असभ्यता जो एक लाइन होती है वो किस किस के मध्य, ये पूछा गया है। क्या क्रस्ट या मेंटल के मध्य है? मेंटल या कोर के मध्य है? इस तरीके से है। ब्राकोड या आंतरिक कोड के मध्य है? भूपरपट्टी और मेंटल के मध्य है? स्थल मंडल और दुर्लभ मंडल के मध्य? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिए, ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट, इसे भूपरपट्टी कहते हैं, और जो मेंटल ना, मेंटल इन दोनों के मध्य है। ये वाला जो पार्ट है इसको अलग करता है, क्रस्ट मेंटल को अलग कर रहा है ना, इसे मित्र क्या कहते हैं? मोह असभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोह असात्य कहते हैं मेरे भाई, याद रखेंगे। हम लोग किस ऑप्शन की ओर जाएंगे? बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। नहीं, हाँ, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। अगला बताएं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है? देखो, प्लेटें 2 प्रकार की होती हैं। प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं दोस्त? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो महाद्वीपीय प्लेट होती हैं जिस पर महाद्वीप स्थित है, जैसे एशिया महाद्वीप हुआ, अफ्रीका महाद्वीप हुआ, यूरोप महाद्वीप हुआ, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हुआ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हुआ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हुआ, अंटार्कटिका महाद्वीप हुआ। ये कैसी प्लेट है? तो स्थलीय प्लेट है ये। दूसरे प्रकार की प्लेट हैं जो महासागरों में स्थित है, जैसे महासागरीय प्लेट कहते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट है,
हिंद महासागरीय प्लेट है और अटलांटिक महासागरीय प्लेट है। तो ध्यान, ये पूछा क्या गया है, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है। देखो, अफ्रीकी प्लेट जानती है, भारतीय प्लेट, नाजा प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। इसमें महासागरीय प्लेट पूछी है बच्चों, कौन सी महासागरीय प्लेट पूछी है, तो महासागरीय प्लेट मित्र नाजका प्लेट है। कौन सी, नाजका प्लेट, नाजका प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है। जब अफ्रीकी प्लेट जानते ही हैं, भारतीय प्लेट जानते हैं, ये भी स्तरीय प्लेट है। यूरेशियाई प्लेट, ये भी स्तरीय प्लेट है, लेकिन नाजका प्लेट है, ये कैसी है, ध्यान रखेंगे, ये महासागरीय है। पूछा गया मध्य महासागरीय कटक सामान्यतः किस प्रकार की प्लेट सीमा पर बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कोई प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, ये क्या है बच्चों, महासागरीय प्लेट है ये वाली। इसके अंदर इस तरीके से दरार पड़ जाती हैं, इस तरीके से पर्वत श्रृंखला होती है, पर्वत श्रृंखला इस तरीके से, इसे कटक कहते हैं। क्या कहते हैं, कटक, कटक। और सबसे लंबा कटक किस महासागर में, बता आप लोग, सबसे लंबा कटक अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। बताइए, मध्य महासागरीय कटक सामान्यतः किस प्रकार की प्लेट सीमा पर बनते हैं। क्या अभिसारी सीमा पर बनते हैं, अपसारी सीमा पर, संरक्षित सीमा पर, या महाद्वीपीय टक्कर सीमा पर मेरे भाई, बताएं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ध्यान रखना, अपसारी सीमा पर बनते हैं। कैसे, अपसारी सीमा पर, जब प्लेटें इस तरीके से आपस में टकराती हैं इस तरीके से, तब बनते हैं इस तरीके से, इस तरीके से बनते हैं। आगे चलिए, प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर मुख्यतः किससे संबंधित है। मतलब प्रशांत महासागर को मेरे दोस्त रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये पूछा गया है, क्यों कहा गया जाता है प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर। दोस्त बता सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई इस महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। जो सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं भाई, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 20 क्वेश्चन का राइट है। अगला बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। मतलब इनमें से कौन सा पर्वत को हम लोग जवान जानते हैं हम लोग, जिसे युवा कहते हैं, युवा। और वलित का मतलब फोल्डिंग, मुड़ा हुआ, कैसा, इस तरीके का, इस तरीके का, इसे कहते हैं फोल्डिंग, वलित। कैसा, वलिंग नहीं, वलित है मेरे भाई। कौन सा पर्वत है इसमें से बताएं। अरावली है। अब अरावली तो मेरे भाई अवशिष्ट पर्वत है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत तो यही है। ये तो कैसा पर्वत है, अवशिष्ट है बच्चों, अवशिष्ट है। कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि तापमान ने, वायु ने, वर्षा ने काट कर इसको केवल इसके अवशेष बचे हुए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की तरह से। और दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना यही पर्वत है। यूराल पर्वत मित्र यूरोप में पाई जाता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है, तो बता सकते हैं हिमालय। हिमालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला बताइए, एंडीज पर्वत के निर्माण में प्रमुख भूमिका किस प्लेट सीमा की है बच्चों, बताएं। जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला के बारे में जानते हैं आप लोग। पहली बात तो याद रखना, ये दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है, सबसे लंबा पर्वत है बच्चों, लंबा पर्वत, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। आपने, और ये कहाँ पर स्थित है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि ये दक्षिणी अमेरिका है। क्या है, दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका, साउथ अमेरिका। और ये पर्वत बच्चों इस तरह पाया जाता है, इस तरीके से। ये एंडीज है। कौन सा, एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ ये पूछा है, फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ है ये पूछा गया है, बताने का प्रयास करें। बताओ मेरे भाई। इसका देखो, एक प्लेट इधर, इसके देखो इधर साइड क्या है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है मेरे भाई, महासागर है। और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। मतलब एक तरफ महासागरी और एक तरफ क्या है, महाद्वीपीय। एक तरफ क्या है, महासागरी, और दूसरी तरफ क्या है, महाद्वीपीय अभिसरणीकरण। इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है, इस बात को याद रखिए। आगे चलिए, राकीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। जैसे मैंने बताया ना, एंडीज कहाँ बताया था मैंने, एंडीज बताइए कहाँ पर बताया था। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है
अगर पूछा जाता है दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन सा बताएंगे तो रॉकीज है, और ये उत्तरी अमेरिका में बच्चों, कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलें। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस पर्वत प्रणाली में स्थित है, बताओ। इसको जानते होंगे ना, माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को जानते होंगे ना बच्चों, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। इस पर 1953 में 2 लोग चढ़े थे, तेनसिंग नार्वे, एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नार्वे। सबसे पहले ये तो चढ़े थे ना माउंट एवरेस्ट पर। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर के समथिंग है बच्चों, मीटर में, ठीक है, किलोमीटर मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। अच्छा, चीन या तिब्बत में क्या कहते हैं, चाइना और तिब्बत में क्या कहते हैं, बता सकते हैं आप मुझे कमेंट्स बताएं कि चीन में से किस नाम से जानते हैं, बताइए। और ये कहाँ पर है तो बता सकते हैं, सभी को पता है, हिमालय में है। कहाँ पर, हिमालय में, ठीक है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अच्छा, पंपास घास मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो पंपास घास के मैदान है मेरे भाई, वो कहाँ पाए जाते हैं, क्या दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। और ये पंपास घास होती है ना मेरे भाई, इतनी ऊंची हो जाती है, अगर हाथी इसमें बैठ जाए ना, हाथी बैठ जाए तो हाथी दिखाई नहीं देता, इतनी मतलब बड़ी हो जाती है पंपास घास के मैदान की, ठीक है। बताएं कहाँ पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान, बताने का प्रयास करें। तो ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं दोस्त, कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, और विशेष तौर से अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना देश है बच्चों, उसमें पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। आगे चलिए। प्रेयरी घास भूमि के क्षेत्र की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति है, मतलब प्रेयरी घास के मैदान है, वो कहाँ पाए जाते हैं बताइए। देखो पंपास तो मैंने आपको बताई, पंपास ये कहाँ पाए जाते हैं तो दक्षिणी अमेरिका में, अमेरिका में पाए जाते हैं दोस्त। और प्रेयरी कहाँ पाए जाते हैं, प्रेयरी तो ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में बच्चों, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन की हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। अगला बताइए। स्टेपीज जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, गजब का क्वेश्चन है बच्चों। स्टेपीज हुआ, वेल्ड हुआ, ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं आपके एग्जाम के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं, और प्रेयरी कहाँ पाए जाते हैं, पंपास कहाँ पाए जाते हैं, ये सारे पूछे गए, ठीक है। बताएं मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो ध्यान रखना, स्टेपीज ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मित्र ये भी दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, वेल्ड घास के मैदान मोस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका में, कनाडा या ब्राज़ील। तो ध्यान रखना, वेल्ड जो घास के मैदान है, और ये शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे, शीतोष्ण, ये कैसे बच्चों, शीतोष्ण है, शीतोष्ण घास के मैदान है, ये घास के मैदान है मित्र, इस बात को रखना है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, याद रखें मेरे दोस्त। अगला बताएं। डाउन्स घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, डाउन्स, गजब मेरे भाई, डाउन्स 14वां क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान में भाई। आगे चलें, अगला बताएं। अमेजन बेसिन में मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो अमेजन के जो वन हैं, अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन का मतलब होता है जो अमेजन नदी है ना, उसकी जितनी भी नदियां हैं, सहायक नदियां, उन सबको मिलाकर के अमेजन क्षेत्र कहा जाता है। पूछा गया है यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्या विषुवत भूमध्य सागरी पाई जाती है, विषुवत रेखी पाई जाती है, टुंड्रा प्रकार की, या उष्ण मरुस्थली। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो विषुवत रेखी जलवायु पाई जाती है, मतलब 24 घंटे मित्र 1 से 2 बार वर्षा जरूर होगी बच्चों, 24 घंटे में 1 से 2 बार वर्षा जरूर होगी, भूमध्य रेखी जो वन पाए जाते हैं उस क्षेत्र में, ठीक है। आगे चलें, अगला बताएं। सहारा मरुस्थल के अत्यधिक शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है बच्चों,
जो सहारा डेजर्ट है इसका प्रमुख मतलब शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है? क्या विषुवतीय निम्न दाब है, या उपोष्ण उच्च दाब पट्टी का प्रभाव है, या ध्रुवीय पूर्वी पवन है, या मानसूनी वर्षा की अधिकता है? मेरे भाई बताएं 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे भाई? कितने भाई ऐसे जो बी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं? उपोष्ण उच्च दाब पट्टी का प्रभाव है बच्चों, उपोष्ण उच्च दाब पट्टी का प्रभाव है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इसलिए सहारा मरुस्थल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अच्छा, अटाकामा मरुस्थल की अधिक शुष्कता में किस महासागरीय धारा की महत्वपूर्ण भूमिका है? आपको बता दूं मित्र, ये अटाकामा मरुस्थल है ना, यहाँ तो वर्षा होती नहीं है, शायद 500 सालों में, हज़ारों सालों में एक आध बार वर्षा होती हुई है। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है भाई। यहाँ पर तो वर्षा होती नहीं है, 100 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, वर्षा होती नहीं अटाकामा मरुस्थल में। उसका प्रमुख कारण क्या है? क्या गल्फ स्ट्रीम है? नहीं मेरे भाई। क्या हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी जलधारा है, या ब्राज़ील की धारा है, या अगुल सहाय धारा है? बताने का प्रयास करें। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या है मित्र? तो ध्यान रखना, हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी जलधारा है, ठीक है। क्योंकि जो ठंडी जलधारा है बच्चों, यह क्या करती है? हम्बोल्ट या पेरू की गर्म जलधारा। कैसी? गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है भाई, यही इसका प्रमुख कारण है, ठीक है। आगे बताइए, कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः किस महाद्वीप में स्थित है? कालाहारी जो डेजर्ट है वो मित्र कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। जैसे थार का रेगिस्तान पूछा जाता है, थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान में। लेकिन कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलें। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गर्म महासागरीय जलधारा का उदाहरण है? इनमें से कौन सी जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है भाई? बताने का प्रयास करें। क्या कैलिफोर्निया की, बच्चों ये ध्यान रखना, सॉरी, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। और आपको बता दूं, टाइटैनिक की घटना हुई थी ना, टाइटैनिक की घटना 1912 में दिसंबर के महीने में। तो जो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा थी वो अटलांटिक महासागर में बहुत बड़ा विशालकाय बर्फ़ का पहाड़ लेकर के आ रही थी, उससे वो टकरा गया था। तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की ये भी ठंडी जलधारा है बच्चों, ये भी कैसी है? ठंडी है। पेरू की बच्चों ये भी ठंडी जलधारा है। कैसी? ये भी ठंडी जलधारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की बच्चों ये गर्म जलधारा है। ये कैसी है? गर्म जलधारा है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसमें गर्म पूछी गई है तो सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, गल्फ स्ट्रीम का प्रमुख प्रभाव किस क्षेत्र की जलवायु पर पड़ता है? बताएं मेरे भाई, जो गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है इसका जो इफेक्ट है वो किस क्षेत्र में पड़ता है? तो देखा होगा, ये सबसे पहले जो गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है ये कहाँ चलती है? तो ये अटलांटिक महासागर में चलती है, महासागर में चलती है। क्लियर हुआ? और जैसे ये यूरोप है, मैं एक चित्र के माध्यम से बताता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है और ये अटलांटिक महासागर में बच्चों ये वाला है, और अटलांटिक महासागर के ये बच्चों यहाँ पर क्या है? ये यूरोप है। ये क्या है? यूरोप है, यूरोप। और ये अटलांटिक महासागर है। इसमें जो जलधारा इस तरह बह रही है ना, ये वाली, तो ये कहाँ जाएगी? इधर जाएगी। ये जलधारा कहाँ जाएगी? यूरोप की तरफ जाएगी। तो यूरोप का ये कौन सा पार्ट हुआ? पश्चिम वाला पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो पश्चिमी यूरोप को ये क्या करती है? प्रभावित करती है। पश्चिमी यूरोप को क्या करती है मेरे भाई? प्रभावित करती है। इस बात को याद रखेंगे। अगला बताएं, एल नीनो घटना का संबंध मुख्यतः किस महासागरीय क्षेत्र के असमान उष्मीकरण से है? बताएं मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बताने का प्रयास करें। एल नीनो घटना का संबंध मुख्यतः किस प्रकार की महासागरीय क्षेत्र के असमान उष्मीकरण से है? क्या उत्तरी अटलांटिक है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी मध्य प्रशांत है, दक्षिणी हिंद महासागर है, या उत्तरी प्रशांत है? बच्चों बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बताने का प्रयास करें। तो याद रखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो उष्णकटिबंधीय पूर्वी एवं मध्य प्रशांत जो घटना मित्र, इससे उसका संबंध है बच्चों, ठीक है। अल नीनो का एक होता है ला नीनो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल नीनो और ला नीनो का बच्चे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये भारतीय जलवायु के संबंध में। तो ला नीनो सामान्यतः किस घटना को दर्शाती है? या प्रशांत महासागर के मध्य पूर्वी भाग में असमान ऊष्मीकरण को, या प्रशांत महासागर के मध्य पूर्वी भाग में असमान के शीतलीकरण को, या अटलांटिक महासागर के अधिक ऊष्मीकरण को, या हिंद महासागर के पूर्व शीतलीकरण को? बताएं 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या है?
कितने भाई ऐसे हैं बी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बने भाई, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलें। अल नीनो और दक्षिणी दोलन के संयुक्त जलवायु तंत्र को क्या कहा जाता है बच्चों? बताएं। अल नीनो और दक्षिणी दोलन के संयुक्त जलवायु को किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इसे एनएसएसओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ENSO कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? ENSO इसे कहा जाता है। अगला बता दीजिए। मकर रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती बच्चों? बताएं। मकर रेखा इनमें से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती? देखो, अफ्रीका से तीनों रेखा जाती हैं, दक्षिण अमेरिका से जाती है, ये एशिया से भी जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं जाती। ऑस्ट्रेलिया से नहीं जाती दोस्त, इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। कौन सा देश भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है? मतलब कौन सा देश भूमध्य रेखा से होकर नहीं, क्वेश्चन ये है इनमें से कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? क्या मिस्र है, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका या सऊदी अरब? देखो, दक्षिण अफ्रीका तो नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है, बिल्कुल साउथ में। और 3 ऑप्शन आपके पास बची। 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो ध्यान रखा, इंडोनेशिया भूमध्य रेखा पर स्थित है। कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सभी लोग जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? प्रशांत महासागर है बच्चों। कौन सा? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। बता चुका हूँ ना मैं इसके बारे में। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मैरियाना गर्त मित्र किस महासागर में स्थित है? तो ध्यान रखिए, प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में। और ये 11,032 मीटर लगभग गहरी है ये, ठीक है। और दुनिया का सबसे गहरा स्थान बच्चों यही है। फिलीपींस देश है ना, फिलीपींस देश, उसके पास में है। विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील बंद जल निकाय के रूप में सामान्यतः किसे जाना जाता है? बताए मित्र। जहाँ पर दुनिया का 22% प्योर वाटर, शुद्ध वाटर मित्र इसी झील में स्थित है। तो कौन सी है? बैकाल झील। कौन सी? बैकाल झील है, जो रूस में स्थित है बच्चों। कौन सी? रूस में स्थित है। अगला बताएं। विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील बंद जल, हाँ ये तो हो गया ना, चलो ठीक है। बैकाल झील की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ध्यान रखना, ये दुनिया की सबसे बड़ी गहरी, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है बच्चों। कैसी? मीठे पानी की झील है, इस बात को याद रखेंगे। सबसे गहरी, अगर बड़ी पूछी जाती है तो क्या बताएंगे? सुपीरियर झील है। आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है मेरे भाई? बताएं। भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा मुख्यतः शीत ऋतु में होती है। क्या ये बात सही है? मैंने बताया ना शीत ऋतु में मेरे भाई, मैंने क्वेश्चन आया हुआ था तभी बताया था कि भारत में जो वर्षा होती है ना, वो शीत ऋतु के माध्यम से होती है। और शीत ऋतु में वर्षा होती है तो मित्रों भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वो जल होता है। तो इसलिए पहले ऑप्शन की ओर जाएंगे। पहले ऑप्शन बच्चों इसका सही है। आज की क्लास कहीं खत्म होती है मित्र। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।